तो मैंने ऐसे देखा, फायर खोल दी, पूरा एक की मैगजीन में 30 नंबर दबा के रखा। मैंने अपने बडी को पकड़ा, हम दोनों को धक्का दिया तो हमारे पीछे खिड़कियां थी, तो हम नीचे गिरे, तो हम 8-10 फीट नीचे गिरे। आपकी लाइफ पर और आपके माइंडसेट पे करूं। एक आर्मी फैमिली से आता हूँ, मेरे को एक्शन पसंद, कॉम्बैट देखना। कॉलेज लाइफ में कभी दिल टूटा? नहीं, कॉलेज लाइफ में कोई दिल नहीं टूटा। There have been days when I have not spoken with my families for 3 months. I'm a warrior. You are a psycho man. I am not a psycho person, but I am a very driven person. Always ready. क्या कैसे ट्रेनिंग होती है? अब एक्सट्रीम वायलेंस के लिए हमें तैयार किया गया है। I take her out for a ride. बताइए, वो ट्रिगर गार्ड के साथ ही रहेगी। किलिंग इज द फाइनल जो एक्ट है, वो आप खुद सीखते हैं। Always ready. कोई मेरी मदद नहीं करने वाला अब मेरे हथियार के। एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्रोटेक्टिंग योर ओन कंट्री। मुझे पीस चाहिए। That's the very big line you said. Yes, I कि want मुझे peace. पीस चाहिए। हम प्रिपेयर हैं कि अगर कल को थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो हम वी आर रेडी। वी आर प्रिपेयर्ड। I'm a warrior. पाकिस्तान को मैं थ्रेट नहीं मानता हूँ आजकल क्रिकेट में भी। द वे पीपल हैव सपोर्टेड द फोर्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार हम जा सकते हैं जेल? बेझिझक होके जाइए, स्पेशली फॉर एस्पायरेंट्स। खूब दबा के मेहनत करो। हेलो हाय, वेलकम। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट मेरे साथ हैं उनको आप पहले भी कई मर्तबा दूसरे पॉडकास्ट चैनल्स पर देख चुके होंगे, लेकिन मेरे चैनल पर आज पहली बार वो आए हैं, तो सबसे पहले उनका धन्यवाद। साथ ही साथ कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह को आप आज पॉडकास्ट में मिलेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि आज के पॉडकास्ट में मैं उनसे वो बातें करूं जो दूसरे पॉडकास्ट में नहीं हुई हों। खास तौर पर एक एसएफ कमांडो का जो माइंडसेट होता है वो कितना अलग होता है एक आम इंसान से, यानी कि मेरे और आपसे कितना अलग होता है। क्या वो सोचते हैं उस वक्त पर जब वो किसी कॉम्बैट में होते हैं, किसी ऑपरेशन पर होते हैं, उस टाइम क्या सोचते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सीधे मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूं। कर्नल शिवेंद्र, थैंक यू। आप मेरे पॉडकास्ट में आए आज और हमारी ऑडियंस से आज आप मुखातिब होंगे। थैंक यू तुषार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और मैं चाहता हूँ कि डिजिटल जॉकी जो आपका पॉडकास्ट चैनल है वो वर्ल्ड का बेस्ट पॉडकास्ट चैनल थैंक यू बने। फॉर दिस शाउट आउट एंड इट इज़ अ सिंगुलर ऑनर एंड प्लेजर। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास इधर आकर। थैंक यू। सो जैसे मैंने अभी कहा कि मैं आपके माइंडसेट पर बात करना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर बात पहले भी हो चुकी है दूसरे पॉडकास्ट के अंदर। तो मैं सब चाहता हूँ थोड़ा सा यूनिक रहे ये पॉडकास्ट, जिससे कि लोगों को थोड़ा वैल्यू एडिशन मिले। सबसे पहले मैं बात आपकी लाइफ पर और आपके माइंडसेट पे करूँगा। तो थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना आपकी कि आप भाई आर्मी में आए, आप पैरा कमांडो बने, आपने बहुत सारी चीज़ें की। बट इन सबको करने से पहले, जब आपने आर्मी ज्वाइन नहीं की, उससे पहले जब आपकी कॉलेज लाइफ थी, जब आप घर में खेल रहे थे एक बच्चे के तौर पर, वो लाइफ आपकी कैसी थी? ओके, सो फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स, मैं एक आर्मी फैमिली से आता हूँ। सो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स, और आई एम 4th जनरेशन इन द आर्मी। ओके। तो जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। माय फादर वाज अ आर्मी ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। और मे बी मेरा हार्डवर्क उतना नहीं था, और मे बी एज मेरे साथ नहीं थी उस टाइम पे। ये 80s का दौर तो नहीं था जब वर्ल्ड कप जीते थे हम? नहीं, इट वाज 97, okay. 96, Okay, 90s, okay, 94, 95। सो वंस जब मेरा वो वाला ड्रीम पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद मुझे, बिकॉज बिजनेस ऑफ वॉर, लड़ाई तो मेरे खून में वैसे ही आई है, जिसको आप कहते हैं हेरिटेज है। सो फिर मैंने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा। एंड जो मेरे घर वाले सारे लोग हैं वो सब इन्फेंट्री से हैं, जो कि पैदल सेना जिसको कहते हैं, जो माउंटेन्स चढ़ती है। और तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं इन्फेंट्री ना ज्वाइन करूं, बिकॉज फैमिली लाइफ थोड़ी टफ रहती है। तो वो बोलते थे कि आप कम्युनिकेशन में चले जाओ, लॉजिस्टिक्स में चले जाओ, टैंक रेजिमेंट ज्वाइन कर लीजिए, आर्टिलरी ज्वाइन कर लीजिए। बट मेरा मन था स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने का। सो मैंने अपने फादर को डिफाई किया, और फिर मैंने स्पेशल फोर्सेस, बिकॉज मुझे नॉर्मल आर्मी चाहिए नहीं थी। मुझे ड्रिल और यूनिफॉर्म का शौक था,
बट मुझे सोल्जर्स जो कि दाढ़ी लंबी रखते हैं, कार्गोज में घूमते हैं, जिनके बाल लंबे हैं, स्वैग पसंद था। हाँ, मेरे को एक्शन पसंद था। और मैंने सिर्फ एक ही रीज़न था, मैंने जो आर्मी ज्वाइन की थी, मैं बहुत बारी पहले बोला कि मेरे को कॉम्बैट देखना था। ओके। मेरे को सिर्फ ऑपरेशंस देखने थे और मेरे को कोई रैंक और उससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे सिर्फ कॉम्बैट और सिर्फ कॉम्बैट देखना था। और वो जो मेरा रिक्वायरमेंट था, वो मैंने जब, क्योंकि मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से था, तो मेरे को लोगों ने बताया, तो वो स्पेशल फोर्सेस में ही मिल सकता था उस टाइप की लाइफ। तो फिर वो करके मैंने यानी अपनी आर्मी का जो CDS का कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है वो दिया था। और एज अ स्टूडेंट मैं बहुत एवरेज था पढ़ाई में, बट मैं आई वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, Okay. वेरी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। और मेरे को आउटडोर चाहिए था। कौन सा स्पोर्ट्स पसंद था आपको? क्रिकेट प्राइमरली, बट बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, तो सारी मैंने गेम्स खेली हैं। सो जब मेरे को ये सब था, तो ये वाले जो एट्रीब्यूट्स थे जो मेरे बचपन की लाइफ के थे, कहीं ना कहीं मेरे को स्पेशल फोर्सेस के लिए जितने स्किल सेट, बिकॉज फिजिकल फिटनेस आपको हाईएस्ट डिग्री की चाहिए। आप गेम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो टीम स्पिरिट आप में नेचुरली बन जाती है। एग्जैक्टली। सो इनडायरेक्टली इस सब चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया। और मेरे को, जो मैं उस टाइम पे नहीं समझता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप कुछ स्किल्स पे काम करते हैं और वो इनएडवर्टेंटली और आपके बिल्कुल चाहने के हिसाब से नहीं, बल्कि आपको वो उस लेवल पे लेकर जाते हैं जहाँ पर आपको फ्यूचर में वो काम आते हैं। तो जो गेम्स और स्पोर्ट्स का था, आई नेवर वांटेड अ नॉर्मल लाइफ। मुझे 9 to 5 चाहिए ही नहीं था। मुझे माउंटेन्स चढ़ने थे, एयरक्राफ्ट से कूदना था। सो ये सब चीज़ें स्पेशल फोर्सेस में मिलती थी। मैं वैसे भी घर में, मेरी मदर अगर मुझे छोड़ती थी कि चलो घर का ध्यान रखो, तो मैं किट बैग उठाकर आउट हो जाता था। तो जो वाली चीज़ें थी, आई वॉज नॉट अ वेरी आई वॉज अ वेरी पॉपुलर गाय। मेरे यानी मेरे को दोस्त बहुत सारे थे, डाइवर्स बैकग्राउंड से थे, क्योंकि असली दोस्ती प्ले ग्राउंड में ही होती है। स्कूल में भी थे मेरे exactly. दोस्त, बट व्हाट यू डू इन आउटडोर्स वो आपको ज़्यादा वो कर। सो उन सारे एट्रीब्यूट्स ने मेरे को मोटिवेट किया। और जो क्वालिटीज़ मैं बाद में स्पेशल फोर्सेस में जो कि रिक्वायर्ड हैं, वो मैंने सारी बचपन से ही थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल से मेरे में आ गई। एग्जैक्टली। या सो पेपर क्लियर करने के बाद SSB क्लियर किया। पेपर मेरा हमेशा CDS का क्लियर होता था, पर 2 बारी मेरी SSB नहीं हुई थी, जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है। उसके बाद 3rd अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया। फिर देन आई जॉइंड द अकेडमी, और वहाँ से मैंने फिर वॉलंटियर किया स्पेशल फोर्सेस के लिए। पहली जो प्रोबेशन होती है, जो हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस सिलेक्शन होता है, वो नहीं हुआ था। फिर दोबारा 3 महीने बाद वॉलंटियर किया, फिर क्लियर किया, फिर दोबारा वापस गया। थोड़े डिफरेंसेस हो गए थे टीम में। फिर तीसरी बार 29 साल में दोबारा वॉलंटियर किए। जी। सो मैंने 3 प्रोबेशंस की, और मेरे को मालूम था कि मेरे को यही चाहिए। सो ऐसे करके बैकग्राउंड बना, और फिर हालात। आपने बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड का जिक्र किया, और हाँ आपने जी। कहा यू आर द 4th जनरेशन इन योर फैमिली हाँ जी। जो आर्मी में है या फिर डिफेंस जिन्होंने ज्वाइन किया। हाँ जी। फिर तो बचपन से आपने कहानियां सुनी होंगी, कहानियां सुन सुन के बड़े या, हुए होंगे। बचपन में या, आपने सुना मेरे होगा, अरे फादर जी। की मैंने सुनी थी, बट इतना ज़्यादा भी आर्मी में से होने के बाद मतलब ये नहीं है कि हमेशा फौज की बात होती थी, बिकॉज मेरी जो 2 सिस्टर्स हैं वो भी आर्मी ऑफिसर्स को मैरिड है। ओके। हाँ, आप पूरा फैमिली में डिफेंस पूरा फैमिली, माहौल हाँ, है। डिफेंस है। हाँ। सो बट अन यानी कि आप अगर बोलेंगे कि पूरी फैमिली की बात हो रही है, तो हमेशा फौज की बात नहीं होती थी, डाइवर्स चीज़ों की भी बात होती थी। लेकिन यस, मेरे फादर 1965 वॉर और 71 वॉर में रहे फिर तो हैं। बहुत कहानियां होंगी। सो ही वॉज अ गैलेंट्री अवार्ड विनर। सो Okay. जनरली मुझे मालूम था कि क्या होता है फौज में। हाँ, आई वॉज अ स्टेप अहेड, अगर आप बोलोगे एक फौज ज्वाइन करने के लिए मेरे को थोड़ा बहुत। बट देन सीइंग, जो लोग सोचते हैं कि आर्मी ऑफिसर के बच्चे फौजी अच्छे बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज सीइंग आर्मी फ्रॉम योर फादर्स आइज एंड सर्विंग योर सेल्फ इज बहुत, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ लेकिन फौज में नहीं हूँ, लेकिन मैंने आर्मी बैकग्राउंड बना, वो बहुत बड़ी गलत फहमी है।
जब तक आप खुद वो लाइफ लीड करके ना देखो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट योर फादर इज ट्राइंग टू टेल, और कैसे आप रिलेट कर सकते हो, बट टू हैव रियल एक्सपीरियंसेस यू शुड बिकम अ आर्मी गाय योरसेल्फ। तब आप माइंडसेट तो बचपन से ही बहुत मजबूत हो जाता होगा, मेंटल लेवल, मेंटल फिटनेस या फॉर्म लेवल बिकॉज पर रहती होगी। स्पोर्ट्स वगैरह बहुत खेली थी, और मैंने आपको बताया मैंने अपनी लाइफ में सेटबैक्स और फेलियर्स बहुत देखे हैं ओके, इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। सो मेरा दिल और जो दिमाग है, आई वुड से एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल गाय, वो बहुत मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं कॉलेज पड़ता। लाइफ में कभी दिल टूटा? नहीं, कॉलेज लाइफ में कोई दिल नहीं टूटा। मेरी गर्लफ्रेंड थी जब मैं ट्रेनिंग करके निकला था, क्योंकि young कई officer मूवीज था। में दिखाया है कि नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम नहीं, देखेगी। हम लोग क्रिकेट में ही इतना बिजी रहते थे, ग्राउंड में ही घूमते रहते थे कि आई एम नॉट कभी कोई girlfriend नहीं एज ना, आई वाज नॉट अ लेडीज गाय, बट अकेडमी में यस माय गर्लफ्रेंड वाज देयर, बट देन बट मूवीज में हम देखते हैं कि जो कमांडोज होते हैं उनकी Yeah. एक लव लाइफ होती है, जो सोल्जर्स होते हैं उनकी एक लव लाइफ होती है जो उनके नहीं, साथ वो साथ एक जो- मिसिंग पार्ट पे चल रही होती है। जो सोल्जर्स हैं वो पता नहीं, मैं मे बी आई एम द डिफरेंट काइंड ऑफ अ सोल्जर, बट लव लाइफ के लिए टाइम नहीं था। ओके, एंड आई वाज सो कमिटेड टू माय वर्क और ऑपरेशंस और वो सब करने के लिए, और इट इज़ बेटर ऑल्सो बिकॉज द पीपल हु आर ड्रिवन, जो एक फितूर के साथ देशभक्ति में लगे हैं, उनके लिए लव लाइफ इट्स नॉट गुड फॉर देम, बिकॉज आपके लिए भी ठीक नहीं है और आपकी जो पार्टनर हैं उनके लिए भी ठीक नहीं, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होगा, बिकॉज उस टाइप की देशभक्ति, उस टाइप के ऑपरेशनल जोश और उस टाइप के ऑपरेशनल रोल के लिए आपको महीनों महीनों अपने लोगों से दूर रहना पड़ेगा। Exactly. आपको बात नहीं करने का। सो That's मेरे को too नहीं tough. लगता कोई, इट इज़ नॉट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन, और जो लेडी भी और जो उनकी Exactly. पार्टनर भी हैं, कि आप एक्सपेक्ट करो कि वो हर 2 मिनट में, जैसे अगर आप एग्जाम्पल मैं मैं सोचता ऑपरेशन हूँ, पे जा रहा हूँ, हाँ, मैं ऑपरेशन से आ गया। नहीं वो सब तो आप कर ही नहीं सकते, बट द पॉइंट इज़ कि आप जैसे यहाँ पर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में इकट्ठे काम करते हैं, या फिर आप इकट्ठे काम नहीं भी करते, आप चाहे कोई बॉम्बे में है और उनके पार्टनर दिल्ली में है, बट एटलीस्ट यू हैव कम्युनिकेशन मीन्स, एग्जैक्टली, यू कैन स्पीक। अगर आज नहीं है तो लंच ब्रेक पे बात कर लोगे। देयर इज नो लंच ब्रेक इन स्पेशल फोर्सेस। यू कैन नॉट टेल कि अभी मैं ये नहीं कर सकता, और ऐसा एक दिन में भी हो सकता है, नई बात हुई तो 2-2। देयर हैव बीन डेज व्हेन आई हैव नॉट स्पोकन विद माय फैमिलीज फॉर 3 मंथ्स, यानी मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, 2-2 ढाई महीने मैंने बात एस्टैब्लिश नहीं नहीं हुआ। की। नहीं, दे नो आई एम एट अ पर्टिकुलर प्लेस, बट एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है नहीं की अच्छा, मैंने इसका बात। ये फायदा भी रहता होगा क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड से तो वो भी They अंडरस्टैंड understand, करते या होंगे। वो मैं तभी बता रहा हूँ, तो लोगों को मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स बोलते हैं, मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता लड़का हूँ, मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स हैं, पर उनके मन में कभी डाउट नहीं था कि अगर मैं फौज जाऊंगा तो हम अपना बेटा खो देंगे। 1000 लोग इधर सेंस ऑफ फियर खत्म हो जाता है। सेंस ऑफ फेयर, बिकॉज माई मदर हैज सीन माई फादर गो टू वॉर 71 में, That's the जब मेरी point. सिस्टर्स एक 1.5-2 साल की थी और छोटी वाली 9 महीने की थी, तब मैं, एंड दैट वाज अ वॉर। हाँ, ये काउंटर टेररिस्ट नहीं कि कहीं गोली तब चली, तो लोग बॉडीज गए। भी घर नहीं आती थी। Yeah, so तब तो एक अलग ही वो था। ना, तब वॉर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। एग्जैक्टली, तो माय फैमिली हैज सीन दैट, तो दे अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ रोल आई एम वॉलंटियरिंग फॉर। सो बिकॉज देखिए, द पॉइंट विच आपको व्यूअर्स को और सबको समझना चाहिए, पूरा पैकेज है। ये नहीं है कि आपने मरून बेरे पहन ली, छाती पे बलिदान लगा लिया। मरून बेरे तो आपको पहनने का ही टाइम नहीं मिलेगा, कभी सेरेमोनियल Parties- कहीं होगा तो कुछ आप ज़्यादातर ऑपरेशंस में डिप्लॉयड हैं, ये पूरा पैकेज है। यानी कि वो जो लाइफ है, वो आपकी पर्सनल लाइफ की सेक्रीफाइस करने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे, आप अपने कजन्स की वेडिंग पे नहीं होगी, अपनी वेडिंग पे पहुंच जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो आप मेजर फंक्शंस मिस करोगे, बिकॉज नाउ दैट आई एम इनटू सोशल मीडिया एंड पीपल नो मी, मेरे को बहुत यंगस्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, सैलरी कितनी है, उसके बाद फैमिली टाइम कितना मिलेगा। इफ़ यू हैव सो मैनी क्वेश्चंस, आर्मी ज्वाइन कर लो पर स्पेशल फोर्सेस मत ज्वाइन कीजिए, ओनली बिकॉज कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ये लग्जरीज ऑफ लाइफ आपको कुर्बान करनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है फिर जब आप स्पेशल फोर्सेज में जाते हैं तो आप पैसे के लिए, जॉब के लिए, नहीं, नहीं। अच्छे सेटलमेंट के लिए, फैमिली के लिए नहीं जाते देखिए, हैं। अगर आप फिर आप क्यों जाते हैं? अगर आप स्पेशल फोर्सेज में जाते हैं और आप पैसा और अलाउंस के लिए अंदर हो, तो फिर आप वो आदमी नहीं हो। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको नॉर्मल important for आर्मी से survival 25, also. 30, 40 हज़ार ज़्यादा मिल गए, 20, 25 जितना भी अलाउंस है,
बट अगर कोई अलाउंस के लिए अंदर जा रहा है तो मैं कहूँगा कि फिर वो इन्वेस्टमेंट पैसे के लिए बैंकर कोई जान बने को खतरे या में फिर नहीं कुछ डालेगा। और बने जिस जहाँ पर पैसा ज़्यादा आता है। बिकॉज कई चीज़ें हैं, जैसे आप मेरे जैसे इंसान से पूछो कि जब हमने मेरे 2002 में नौकरी शुरू की होगी तो मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार, मैंने कभी तनख्वाह देखी नहीं है इतनी होगी हमारी तनख्वाह। अलाउंस हमारा 700 रुपये होता था जी। स्पेशल फोर्सेज का, जो आजकल मेरे ख्याल से 25,000 के आसपास है। सो इट वाज नेवर ऑफ, यानी कि हमारा वो, यानी मेरा कभी वो माइंडसेट था ही नहीं कि मैं पैसे के लिए, मुझे फौज तो को आपने कब ज्वाइन किया था? आई वाज 21-22 व्हेन आई जॉइंड। ओके, विच ईयर? 2001 में एकेडमी में चला गया था Okay. और 2002 कमीशन हो गया था। ओके, सो जो पॉइंट था वो मैं जो बताना चाहता हूँ कि मुझे फौज की लाइफ इसलिए अच्छी लगती थी कि बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया, मैं माउंटेन्स चढ़ना चाहता था, जहाज से कूदना चाहता था, कॉम्बैट ऑपरेशंस में मैं ये सब काम करता था। ये सब तो हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी कर सकते थे। नहीं तो मिलिटेंट कहाँ से मारोगे? हाँ, दैट्स द पॉइंट। हाउ विल यू किल कॉम्बैट? एंड यू आर रॉन्ग इन सेइंग कि आप एडवेंचर थी, जो आप थाईलैंड में जाकर स्काई डाइविंग करते हैं ना, और जब किसी चीज़ के साथ कॉम्बैट जुड़ता है, दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। आई अंडरस्टैंड। जब आप 50 केजी का पिट्ठू और 60 केजी का पैराशूट अपनी कद लेकर खड़े होते हैं, और जब रैंप खुलता है तो बंदा बोलता है कि मैं जल्दी, मेरे को बाहर निकाल दो, बिकॉज बहुत जान लगती है और उसके नीचे ग्राउंड पर कोई आपको टेक केयर करने के लिए नहीं कुछ है नहीं है वहाँ पर, कुछ स्पोर्ट्स नहीं की है, तरह। हाँ कोई स्पोर्ट्स की तरह नहीं। सो कॉम्बैट जहाँ पर इन्वॉल्व होता है वो इट इज़ बियॉन्ड द थिंग्स। सो जो मैं आपको बता रहा था कि आप अलाउंसेस की बात कर रहे हो, जब मेरे को ये सारी लाइफ मिल रही थी और फौज मेरे को उसके ऊपर से पैसा देती थी, मेरे को तो इससे अच्छी कोई लाइफ लगती नहीं थी। बिकॉज मेरे को आधा, मेरे को वर्ल्ड घुमा दिया फौज ने, इतने लोगों से मिलवा दिया, उन जगहों पे भेज दिया जहाँ पर सिविलियन सोच भी नहीं सकते। सो आई वॉज लिविंग माई ड्रीम। वो मैंने 20-20.5 साल वो पूरा अपना ड्रीम लीव किया है, और ड्रीम लिव किया है। और जिस दिन मेरे हाथ से कॉम्बैट गया उस दिन मैंने फौज छोड़ दी, सिंपल। तो मैं तो गया ही कॉम्बैट के लिए था। आई नेवर बिकेम अ ब्रिगेडियर और अ जनरल और एनीथिंग। 20 साल हुए मेरे, मैंने छोड़ दी। 19 साल में मेरी कमांड खत्म हुई थी। कमांड इज द लास्ट प्लेस वेयर यू आर फाइटिंग। उसके बाद तो आप स्टाफ वर्क और लिखित और ट्रेनिंग और उसमें एक्चुअल कॉम्बैट में कम लोग जाते हैं। सो मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था गूगल पर, कुछ जगहों पर लिखा था यू आर अ साइको मैन। Psycho. हाँ, व्हाई यू पीपल कॉल I am not a psycho person, but I am a very driven person. ओके। अगर जो चीज़ मैं ठान लूंगा अपनी लाइफ में, आई एम नॉट अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन ऑल्सो। मैं जीनियस भी नहीं हूँ, मैं बहुत वो नहीं हूँ। हाँ, आप मेरे से बात करेंगे तो मैं 4 अखबार पढ़ता हूँ, 6 किताबें इकट्ठी पढ़ता हूँ, आजकल पढ़ता हूँ। ओके। लेकिन जब पहले था, मैं फादर यूज टू टेल मी कि भाई तू न्यूज़पेपर पढ़ ले, तो मैं क्रिकेट का बैग उठाकर गायब हो जाता था। फिर ये जिसको चेंज क्यों आया? ये मेरा आर्मी के छोड़ने के बाद आया, बिकॉज आई नीडेड टू एम्पावर माई सेल्फ व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग पीपल। सो मेरे को लगा कि ये दिस थिंग इन स्पेशल फोर्सेज एंड इन आर्मी ऑल्सो आई यूज टू रीड, बट उतना टाइम मुझे मिलता नहीं था। नाउ आई एम गेटिंग लॉट ऑफ टाइम। सो अगर आप बोलेंगे कि मुझे किसी नॉर्मल आदमी से बात करनी है, मैं उससे बात कर लूँगा। अगर आप बोलेंगे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से बात करो, मैं उनसे भी बात कर लूँगा। सो दैट काइंड ऑफ, बट आई हैव बिल्ट माई सेल्फ ग्रेजुअली। मैं प्रोसेस में बहुत ध्यान देता हूँ। Okay. आई एम नॉट अ गाय हु बिलीव्स इन कि अचानक हो गया। माइंडसेट मैंने रिवर्सेस जो आप बोलते हैं कि गिव अप का क्यों नहीं करते, अभी भी मैं 20-25 किलोमीटर हर रोज भागता हूँ। सो 20-25 किलोमीटर हर रोज? या आई ट्राई टू रन। अगर अनलेस एंड अनटिल समथिंग, मेरे को कुछ इंजरी हो गई या फिर मैं तब सो जो ईथोस मैंने स्पेशल फोर्सेस से लिए हैं वो मैं कंटिन्यू करता हूँ आज के दिन में भी। सो मैं अपनी हेरिटेज, अपनी धरोहर जो है उसको छोड़ता नहीं हूँ। आप मेरे को ये नहीं कह सकते कि इस आदमी ने 18.5 साल स्पेशल फोर्सेस में रहा है कि आप बोलो कि ये यार ये तो कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि ये स्पेशल फोर्सेस वाला बंदा लगता नहीं। हाँ, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, बट आई कैन बट टेक यू आर केयर सो ऑफ। मच फिट एंड फाइन। यस, बिकॉज दैट इज एम्बेडेड इन मी। दैट इज व्हाट आई टेल टू पीपल। अगर आप किसी पैशन को अपनी लाइफ बनाकर जिया है आपने, कैसे हो सकता है कि आप अचानक एक दिन बोलो कि सब कुछ ऑन ऑफ हो गया? नहीं होता। ऑन ऑफ स्विच उन लोगों का नहीं था। सो आई एम नॉट अ साइको,
बट येस आई एम अ वेरी ड्रिवन गाय। अगर मैं काम करूँगा तो पूरी शिद्दत और ध्यान से करूँगा, और जो मुझे पसंद है और जो मुझे अच्छा लगता है वही काम करूँगा। कॉम्बैट के टाइम पर आप मानते हैं कि एक जो सोल्जर होता है, जो कमांडो होता है खासतौर पर, जो एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए गया है, वो एक उसी तरीके से काम कर रहा होता है जो एक साइको इज द राइट वर्ड और नॉट, आई एम नॉट नहीं, साइको आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि साइको, अगर आप उसे कुछ दिखता नहीं है फिर। नहीं, उसको दिखता नहीं है, बट साइको आप सिंपल सी बात मानिए कि आपके सामने एक आदमी खड़ा है आपको हथियार लेकर, जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसको नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले तो उसको मारना है, ठीक है, चाहे वो अच्छा बुरा है। इफ ही इज पॉइंटिंग अ गन एट यू, आई डोंट नो, बिकॉज जो मैंने लाइन चूज की है, मेरे हिसाब से देशभक्ति से बड़ा कोई जज्बा नहीं है। मैं गलत तो नहीं हूं, मैं आई एम नॉट अ क्रिमिनल। मैं कोई एक्सटॉर्शन के लिए हथियार नहीं उठाया है। गवर्नमेंट ने मुझे हथियार दिया है, मैंने अपने देश को की रक्षा करने के लिए उसको उठाया है। अगर कोई भी वर्ल्ड में बोल सकता है कि मैं अपनी देशभक्ति के लिए हथियार उठाकर उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूं जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आप लोग इधर बैठे हैं दिल्ली में, बिल्कुल, मैंने आप लोग अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। मैंने उत्तरदायित्व लिया है कि मैं इन मिलिटेंट से या टेररिस्ट से आपको बचाऊंगा। सो जो मॉरल ग्राउंड है उस पे अपने देश के लिए मरने से बड़ा क्या चीज़ है। मैं सोचता नहीं हूं कि मैं गलत हूं, मैं कोई गलत तो काम कर नहीं रहा। बिल्कुल, आप लोगों की टैक्स पेयर मनी से मेरी तनख्वाह आ रही है, ठीक है। सो उस लेवल पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस आदमी ने हथियार उठाया हुआ है, मेरे को उसको एलिमिनेट ही करना है। भगवान की कृपा रही है कि उस टाइप की ट्रेनिंग अब एक्सट्रीम वायलेंस के लिए हमें तैयार किया गया है। हम उधर जाते ही नहीं है जहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हों, जहां पर बॉर्डर पीस टॉक्स हो, हमारा रोल ही नहीं है उधर। जो उसके लिए ट्रेंड है, कृपया करके वो काम करेंगे। हमको जब स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि वर्ल्ड में सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग नोन टू मैन है, आप वर्ल्ड के किसी भी एथलीट को उठा लो, कुछ को भी वर्ल्ड में उठा लो, लेकिन स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग से ऊपर कोई ट्रेनिंग है ही नहीं जिसमें आपका दिमाग और आपकी मेंटल फिटनेस, रोबस्टनेस और फिजिकल फिटनेस चेक। कैसे ट्रेनिंग होती है एक पैरा मिलिट्री फोर्सेस के कमांडो की खास तौर पर, क्योंकि वो सबसे अलग होगी आई थिंक। ऑब्वियसली, अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको 100 किलोमीटर का मार्च करके आना है विद बैटल लोड्स। आपको आकर देंगे, रात को सोने नहीं देंगे, 2-3 किताब देंगे, आप उस पर बुक रिव्यूज़ लिखोगे, आपको टास्क देंगे, आपको कहीं चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए बिठाएंगे जबकि आपकी बॉडी थकी हुई है, आपके पास राशन की कमी है, पानी की कमी है। सो आपकी बॉडी और लिमिट्स को वो टेस्ट करेंगे। विदाउट स्लीप तो बंदे की कॉग्निटिव माइंड स्पेस वैसे ही ढीला पड़ जाता है, लेकिन वो सारे टेस्ट ही वैसे हैं। आप 90 दिन की ट्रेनिंग में 1-2 घंटा सो रहे हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट इक्विपमेंट्स, लोग नॉर्मल हथियार को खोलते हैं, नॉर्मल आर्मी, आप उसको ब्लाइंड फोल्ड करके खोलना जोड़ना कर रहे हो। आपको चीज़ें 1000 टाइप की ड्रिल्स सिखाई जा रही हैं। नॉर्मल आर्मी डजंट, और नॉर्मल स्टेट पुलिस, और दे डोंट जंप फ्रॉम एयरक्राफ्ट्स। यू आर मेड टू डू दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। अंडर वाटर डाइविंग आपको करवाई जा रही है, आपको डेमोलिशंस का, एक्सप्लोसिव्स की नॉलेज दी जा रही है। आप एक नॉर्मल आदमी को बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसको गन शॉट वूंड लगा है, आपको उसको बचा रहे हो आप कांटेक्ट के अंदर, तो आप नॉर्मल तो रहे नहीं कहीं से। जब आपने इतनी ट्रेनिंग से एक आदमी को इतना फिट कर दिया, इतना जांबाज टाइप बना दिया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसका लेवल, उसका आपने नॉर्मल लेवल से उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया। पेन है लेकिन वो उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है, बुखार है लेकिन वो फिर भी भाग रहा है। जब आपने ये सब कर दिया तो आपने उसके अंदर से एक चीज़ निकाल दी है, वो है कि उसको नॉर्मल आदमी फिर उसको परेशान नहीं करता। आप समझ रहे हैं? आप मेरे सामने हो, आप चाहे तुम 6 फुट 4 इंच का भी तगड़ा हट्टा कट्टा इंसान भी है तो है, लेकिन मुझे तो अपनी काबिलियत पे विश्वास है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक बार में आप कितने लोगों को डील कर सकते हैं? कितने बंदे होंगे जो आप एक बार में उन सबको? ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मेरे हथियार में वेपन होगा तो मैं 20 को भी रोक लूँगा, अगर मैं सही जगह पे। अगर आपने मेरे को वेपन दिया हुआ है और मैं कारगिल जैसी 16-17 हज़ार फीट पे बैठा हूँ एक ऑटोमेटिक हथियार के साथ, तो वहाँ पर तो कारगिल में एक MMG को, यानी जो मीडियम मशीन गन है, उसके लिए पूरी बटालियन के लिए वो भारी पड़ती थी 600 लोगों के लिए। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हो। ओके। अब आप इसके अंदर 15 बंदे ले आओगे तो फिर मैं क्या करूँगा?
लेकिन आप वही मुझे 200-300 मीटर की जगह दोगे तो उसमें से 5-6 को तो निकालूंगा मैं अच्छा, ये भागकर। 200-300 मीटर की जगह के बाद आप क्या कर सकते, मतलब कि ऐसा अरे क्या आप करेंगे? लोग, द पॉइंट इज कि मेरे को मनूवरेबिलिटी की स्पेस चाहिए। ओके, आप समझ रहे हैं? गॉट इट। हाँ, आप लोग फिजिकली फिट देखने में वी आर ठीक नॉट है, एग्जैक्टली। but the point is you can't run and you don't have the techniques to handle the Hmm. things. So I will, if you give me space to breathe, I will breathe fire. जिस सिचुएशन में हम लोग सोचना बंद कर देते हैं, उस सिचुएशन में आप लोग वो- स्पेशली सोच पाते हैं। हमारी ट्रेनिंग वो रही है। Exactly. तब आपने एक इंसान को 18.5 साल आपने वो किया है। अब आप जैसे न्यूज़ चैनल में थे, आई अंडरस्टैंड। तो आपका जो बात करने का तरीका है ऑन माइक्रोफोन, ऑन द माइक, वो आपने कैमरा को फेस किया है, वो 15-16 वो एक lifestyle बन जाता आपका है। एक लाइफस्टाइल है वो। आप अगर नॉर्मल भी खड़े होंगे तो आपके अंदर वो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि अरे न्यूज़ जैसी बात क्यों कर रहा है, हाँ, अरे news- न्यूज़ क्यों सुना रहा है। सो सिमिलरली जब आपने उस एक्सट्रीम वायलेंस को देखा है, आपने वो लाइफ लीड की है, सो वो आपके अंदर आ जाता है। इसीलिए अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जब मेरे 20 साल ख़त्म हुई तो मुझे मालूम था कि मुझे 100% मालूम था, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, दे विल गो टू IIM अहमदाबाद फॉर अ रीसेटलमेंट कोर्स और IIM बैंगलोर, करते हैं वो जी। लोग, पीपल डू इट। आई न्यू कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मैं लैपटॉप के आगे उस क्यूबिकल में कॉर्पोरेट लाइफ में बैठ ही नहीं सकता। तो मैंने क्लोज प्रोटेक्शन का कोर्स किया लंदन जाकर, वहाँ पर मैंने 4-5 महीने काम किया। क्या होता है क्लोज प्रोटेक्शन? क्लोज प्रोटेक्शन इज बेसिकली आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, जिसको आप इंडिया में बॉडीगार्ड्स बोलते हैं, वो इट्स अ वेरी रॉन्ग टर्म, इट इज़ नॉट यूज्ड इन द वर्ल्ड, Okay. इट इज़ ईदर कॉल्ड क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट। सो बेसिकली आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड वेस्ट कंट्रीज़ में एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, यू हैव टू डू अ कोर्स, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इंडिया में तो अब जैसे मैं स्पेशल फोर्सेस से हूँ, तो मैं बाहर निकला, एक हथियार लिया, उसको मैंने रखा और मैं बन गया क्लोज प्रोटेक्शन। देयर आर मैनी थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ क्लोज प्रोटेक्शन ऑपरेटिव। वो इस टॉपिक पे कभी फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट द पॉइंट इज़ कि मेरे को जो मेरे ट्रांसफरेबल स्किल्स थे 20 साल की सर्विस में, मुझे वही काम अच्छा लगता था। ये नहीं कि आप बोलोगे कि मैं अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं एक नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन बना दूंगा, लेकिन मेरा फोटे वो रहा है, तो मेरे उसी पे काम किया है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि आपने जैसे पॉडकास्टिंग पे आप आए, सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। आप अपने काम से बिल्कुल हट नहीं गए हैं, बिल्कुल, आप फॉर्मेट उसी चेंज किया। फॉर्मेट चेंज करके उसी से। Same सो line में। सिमिलरली पीपल डू इट, पीपल बिल्कुल डाइवर्स फील्ड्स में भी जाते हैं, बट पीपल विल फॉलो जो नेचुरल प्रोग्रेशन वाला है। सो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि माइंडसेट जो है और जो काम करने का तरीका है, जैसे आप पूछ रहे थे, सो आप इसको देखिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे काम किया है। सो आप अगर माइक के आगे कंफर्टेबल रहते हैं तो मैं आपके इस रूम में भी आऊँगा तो मैं चारों तरफ देख लूँगा कि एग्जिट रूट, एंट्री कहाँ पर है। ये होता है। ऑब्वियसली आई विल गो विद माई फैमिली टू रेस्टोरेंट, तो मैं एग्जिट एंट्री देखूंगा ही देखूंगा। मैं मिलिट्री एज्ड जबकि आदमियों आपको को पता है ये देखूंगा। सेफ साइड है, ये सेफर रूम हाँ। है, बट स्टिल अब एक 4 साल का बच्चा है, ही इज नॉट अ थ्रेट टू मी। हाँ। 20-22 साल का कोई लड़का है जिसने थोड़ा जिम विम किया हुआ है, माइट और माइट नॉट, बट मैं उसको अपनी नज़र में रखूंगा कि ये अब एक 50 साल की महिला है या लेडी है, शी इज़ नॉट अ थ्रेट टू मी अनलेस एंड अनटिल शी इज़ लुकिंग लाइक, जिसमें उनका डिमीनर लग रहा है। आप कोई नॉर्मल से लोग हैं, सो जिसको रिस्क और थ्रेट असेसमेंट कहते हैं, तो वो मेरे अंदर इनबिल्ट है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर गाड़ी चलाऊंगा तो मैं रेयर व्यू और इन सब जगहों से मैं देखता रहूँगा कि मेरे 3 गाड़ी पीछे लेफ्ट राइट क्या चल रहा है। वो मेरी ट्रेनिंग है। अगर कोई बोले कि वो एक ही दिन में आउट हो जाएगा तो मेरी लाइफ में नहीं होता। मैं ऑन ऑफ, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि अचानक बिल्कुल बंद करके दूसरी तरफ। अभी मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे वेपन्स पे पूछूंगा, बट अभी आपने जो बात कही मैं थोड़ा सा इसी को और स्ट्रेच करता हूँ। बताइए। आर्मी छोड़ने के बाद या आर्मी से आने के बाद जब आपने बात का दौर रहा, आपने कहा कि आप बहुत क्लोज एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में कि आपको लगा हो कि यस ये चीज़ मैंने देखी, ऑब्जर्व की और यहाँ पर
कुछ फिशी था जो मैंने मॉनिटर किया, क्योंकि एक आम आदमी जैसे मैं देख रहा हूँ, आपने कहा कि मैं रेयर व्यू में अगर कार के देखता हूँ तो मुझे ये पता होता है कौन सी कार मेरे पीछे चल रही है, किस तरफ जाएगी, Generally, I am aware. जनरली अवेयर हो जाते हैं आप। तो किसी जगह पे गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, तब भी आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, पर 50 लोग होते हैं, 50 तरीके की एक्टिविटीज चल रही होती हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ उसके बाद जो आपको लगा कि ये दूसरे लोग नहीं ऑब्जर्व कर पाए और मैंने कर लिया? मैं 99% चीज़ें ऑब्जर्व कर लेता हूँ। ओके। मेरे को कोई करने की, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आई नो वॉट आई एम लुकिंग एट, ओके। आई नो वेयर इज द एग्जैक्ट रूट, कहाँ से निकलना है इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट। आई एम अवेयर। अगर 100 लोग गलत रास्ते में जाएंगे, मैं उधर ही खड़ा रहूंगा। मैं हपड़ा धपड़ी में नहीं पड़ूंगा। आई विल नॉट पैनिक। दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ अ कमांडो और अ आर्मी पर्सन। Or army person. He was trained to do that. He is. I don't know about normal army. It's trained to do that. They do it in their life. अब now people will like my sister. क्या देख रहा है? क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे मैंने कहा भाई तुम आराम से बैठो. Don't worry. But it is inbuilt. It becomes inbuilt in your character. ऐसा होता है घर में आपको यस, सुनने बिकॉज मिलता इट इज होगा। मसल मेमोरी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप रूम इंटरवेंशन की प्रैक्टिस करते हैं, जो रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स होती Exactly. हैं, होटल रूम के अंदर का सेटअप है, आप अंदर गए, सपोज वहाँ पर ड्रिल है, क्योंकि जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं या किसी भी चीज़ की, किसी भी ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं, वी प्रैक्टिस 10,000 टाइम्स। हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि हमारी मसल मेमोरी में आ जाता है। अगर आप मेरे को हथियार पकड़ा देखेंगे तो आज भी आप मेरे को वेपन देंगे तो मैं, जो मेरी इंडेक्स फिंगर है, कलमे वाली उंगली, वो ट्रिगर गार्ड के बाहर ही होगी। मेरी मुट्ठी ऐसे बंद नहीं होगी, वो ट्रिगर गार्ड के साथ ही रहेगी। वो इट्स इन द ड्रिल। कोई टेक्निक है वो? दैट इज सिखलाई का तरीका है ना। ओके। अगर आप ऐसे बंद करोगे तो इतनी उंगली निकालने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका यहाँ पर ही ट्रिगर गार्ड के ऊपर है, आप जस्ट ट्रिगर के अंदर डालोगे तो यू आर सेविंग दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके। हाउ टू टाई अ शू लेस। योर शू लेस इज कि झाड़ी में आप अटक कर गिरे नहीं हो ना पहाड़ी में, तो इसलिए आपको मालूम नहीं है कि शू लेस का महत्व सीज कैसे करते हैं। ओके। ठीक है। सो इतना क्लोजली आपको ट्रेन किया जाता है? आप क्लोजली ट्रेन करते हैं और एक्सपीरियंसेस से हम क्योंकि ये सीखते हैं। शूलेस वाली बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं थी। किसी के दिमाग पे नहीं आती। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं इंसान को। अ बुक डजंट टेल यू हाउ टू किल अ मिलिटेंट। एग्जैक्टली। बुक टेल्स यू कि ये आपने ड्रिल्स चेक करनी है, यहाँ पर घर है, आपने ये लगाना है, इस तरफ की इधर पोजीशन होगी, इधर वेपन्स लगेंगे। बट किलिंग इज द फाइनल जो एक्ट है, वो आप खुद सीखते हैं, या जो आपके साथ बडी या जो आपके पीछे से आपके जो मैं कहूँगा जो आपके सीनियर्स जो वो काम करते आए हैं, वो आपको बताते हैं कि कैसे काम होता है। बिकॉज ग्राउंड और बुक में बहुत डिफरेंस है। यानी कि हर ऑपरेशन आपको अपडेट करता है। Absolutely. Experience Whether के level पर। it is a successful operation, whether it's a missed contact, फायर फाइट हुई, मिलिटेंट भाग गए, हम हर ऑपरेशन आपको सिखाता है। नॉर्मल ऑपरेशन, आपने क्या गलती की थी, आप कैसे क्या कहाँ पर रह गया। सो एवरी थिंग इज़ अ लर्निंग। वो लर्निंग आपको किताब नहीं सिखा सकती, वो आपको पहाड़ पे चलना ही पड़ेगा, आपको उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको पूरी पूरी रात जागना ही पड़ेगा। मैं जितना बता दूं कि 4 रात जाग बिना सोए कैसे आप अपने आप को जागोगे, क्या आपको टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, टिल द टाइम आप वो 4 रात नहीं खुद करोगे तब तक आप उसको, वो आपकी मसल मेमोरी में जाएगा नहीं। इफ आई से शिवेंद्र इज विद वेपन और विदाउट वेपन, ठीक है, कितना कंफर्टेबल होते हैं जब आप वेपन्स के साथ में होते हैं, और अगर वेपन आपके पास नहीं है तो किसी भी कॉम्बैट के लिए या किसी भी ऑपरेशन के लिए आप कितने फिट एंड फाइन रहते हैं? देखिए, At the अगर mental level, I think. अगर आप J&K जैसी जगह में हैं जी। जहाँ पर हमारा ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है, तो मैं अपने वेपन को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता। वेपन का जवाब वेपन देगा। ऑब्वियसली फायर हैज़ टू बी मेट विद फायर ओनली। मैं छुट्टी पे हूँ, इधर घूम रहा हूँ दिल्ली में या कहीं अपने घर आया हूँ, ठीक है, आई विल बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, बट ठीक है, यहाँ पर कोई मेरे को इतना पोटेंट थ्रेट नहीं है। पीपल आर फ्रेंडली टू मी, आई नो, बट येस आई विल कीप माई गार्ड अप, बट हथियार मेरे को उतनी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट मिस। बट येस, यू विल टेल मी कि आई एम गोइंग ऑन अ ऑपरेशनल रोल, और वहाँ पर मैं अपना वेपन लेफ्ट राइट कर दूँ, इट विल नेवर हैपन, बिकॉज कोई मेरी मदद नहीं करने वाला अब मेरे हथियार के बिना। एंड आई विल वर्शिप इट, मैं उसकी पूजा करता हूँ कि मेरे को
मेरा हथियार मेरे साथ है, मैं उसको, सबसे बड़ा जो मेरा बडी है वो वही है, वही मेरी जान बचाएगा और कोई नहीं आएगा। माँ बाप, भाई बहन, कुछ कोई नहीं आता साथ में। सो मेरी रिस्पेक्ट वेपन के लिए इतनी है। ये मैं देखता हूँ लोग यूनिफॉर्म में होते हैं, उसको वेपन की जो इज्जत नहीं करता ना, वो आप वेपन से जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये लिखित है, इसके से ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, बिकॉज लोग बहुत ही कैजुअल वे में वेपन कैरी करते हैं, Okay. सिक्योरिटी फोर्सेस एंड हुसोएवर। मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको इज्जत दो, बिकॉज वो आपकी जान बचाएगा। आपको लगता है कि मेरे साथ 10 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10वें साल एक दिन पे वो होगा। 1 सेकंड का खेल है वो तो। हाँ, उस दिन आप अपनी लाइफ खोओगे, आपके बडी की लाइफ जा सकती है, बट यू विल हैव, इन केस यू आर इन अ ऑपरेशनल एरिया, आप पीस में भी हो तो अपनी ड्रिल्स ठीक रखिए, बिकॉज ये इज्जत की बात है कि आपको किसी ने हथियार उठाया है, वो बहुत बड़ी इज्जत की बात है। उसको डिमीन मत कीजिए, उस वर्दी को, उस हथियार को, ठीक है। वो एक गर्व की बात होनी चाहिए कि मेरे को हथियार मिला है। हजारों लाखों लोग होंगे जिन्होंने उस हथियार को लेने की कोशिश की होगी, आप उस चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट लोग उसको सेंस में लें या ना लें, दैट इज़ पर्सनल पर्सपेक्टिव। मैं उसको वैसे लेता हूँ, ये मेरा एक्सपोजर है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आपका फेवरेट वेपन कौन सा रहा? जो मैंने फायर किया है वो मैंने अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के साथ किया था, हेकलर एंड कोच 416। वैसे हमारे पास टेवोर था, टेवोर AK मॉडिफाइड मैंने अपनी की हुई थी। सारे मेरे को ठीक लगते हैं। सारे आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, वेपन। ओके। अभी जैसे मेंटल लेवल पर हम लोग बात कर रहे थे, अभी थोड़ा सा कॉम्बैट के बारे में आते हैं, क्योंकि आपका सबसे यादगार, मेमोरेबल, चाहे वो एक रिस्क के फैक्टर पर हो या एक विक्ट्री के फैक्टर पर हो, कि आपने उसको एकम्प्लिश किया या आपने उसे मिस किया उस ऑपरेशन को, कोई भी ऐसा रहा जो आपको हमेशा याद रहता है या आज भी सपनों में आता हो? क्योंकि वो सपनों में तो ऐसी खैर यादें कुछ हैं नहीं जो आता कहीं ना है। कहीं तो हिट करती नहीं, होंगी। सपनों में कुछ नहीं आता है कि ऐसा कि रात को कॉम्बैट रिलेटेड डेड बॉडीज और उन सब के सपने आ रहे हैं, वो सब कुछ नहीं होता। ओके। यस, बट 2-3 ऑपरेशंस हैं जो कि बिल्कुल ही हमने एक आधी जगह पे जान बच गई, और कई जगह हम सक्सेसफुल भी रहे, जान बच के मारे हैं, कई जगह मिलिटेंट्स निकल गए। आउट ऑफ द कैमरा आप मुझे एक बता रहे थे कि 30 गोलियां आपके ऊपर हाँ, चली। वो बेसिकली हम लोग 3 ग्रुप के हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट पीर पंजाल रेंजेस में। ओके, आई थिंक chase नॉर्थ कर रहे कश्मीर थे। इट इज ना? नहीं, इट वाज नॉट नॉर्थ कश्मीर, समवेयर साउथ कश्मीर एंड ओके। सो हम लोग ट्रैक कर रहे थे 3-4 महीने से, तो जब हमें खबर आई थी तो हमको दिन में मूवमेंट करनी पड़ी थी। सो Okay. बेसिकली ढोक था, जहाँ पर समर सेटलमेंट होती है, मेन घर नीचे रहते हैं, ढोक थोड़ी हाइट्स पे होते हैं जहाँ पर लोग चले जाते हैं, तो डबल स्टोरी टाइप ढोक था। सो हमारे को जो सोर्स ने खबर दी थी अंदर मिलिटेंट थे, तो मैं उधर गया और मैं अब मेरे बडी के साथ सर्च कर रहा था, तो वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे पशु यानी जो कैटल होती है हाँ, उसको रखते हैं, और ऊपर वाले पे देखिए चारा वारा रात को उसमें से एक आउटलेट डाल सा देते होता है, हैं। उसमें डालते रहते हैं। हमने सब चेक कर लिया, दीवारें विवारें, हमें कहीं कुछ नहीं मिला। तो मैंने उस वाले को उठाकर देखा, अपने बैरल से मैंने नीचे पॉइंट किया, सो मेरे को कोई उसमें कोई संदिग्ध यानी कोई ऐसा शकिया मूवमेंट नहीं लगी, तो आई टर्न बैक। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो जितनी दूर आप हो उससे भी पास एक आदमी ऐसा लगा कि कहीं पर हमें लगता है कि हाँ, shadow है पीछे कुछ, हाँ। हाँ somebody, तो मैंने ऐसे देखा, तो वो वेपन के साथ उसने जैसे मेरा देखना उसने फायर खोल दिया, तो उसने पूरा एक की मैगजीन में 30 राउंड ट्रिगर दबा के रखा। हाँ, वो 30 आए, तो मेरा क्योंकि साइड वेज था तो मैंने भी फायर किया, बट मेरी गोलियां ऊपर दीवार पे लगी होंगी, वो लगी नहीं सकती, मेरा एंगल ही नहीं था। मैंने अपने बडी को पकड़ा, हम दोनों को धक्का दिया, तो हमारे पीछे खिड़कियां थी, तो हम नीचे गिरे, क्योंकि खिड़कियां हमने पहले खोल दी थी। तो हम 8-10 फीट नीचे गिरे। उतनी देर में उसने 2 ग्रेनेड लॉब किए, वो ग्रेनेड मेरे आज भी इधर अंदर स्प्लिंटर्स अंदर ही हैं Okay. टांगों में। हम नीचे गिरे, लेकिन वो फटे पर हमारे लगे, मेरे बडी को थोड़ा लगा, थोड़ी देर वो रहा, फिर हमने इंगेज करना शुरू किया। एक मिलिटेंट भागने की कोशिश की, उसको हमने उधर ही, उसको तो खिड़की पे ही मार दिया था। सेकंड वाला जो था वो पूरी रात रहा, फिर मेरे बडी को एवैक्यूएट करना पड़ गया, उसकी चोट थोड़ी ज़्यादा थी, ओके। और फिर मैं पूरी रात उधर ही रहा। फिर जब कांटेक्ट हो गया तो हमारी रीइंफोर्समेंट्स आए, पर पूरी रात फायर चलता रहा, मिलिटेंट ने भागने की कोशिश की।
सुबह उसने मना किया कि हमने बोला सरेंडर करने को, पूरी रात हम रहे। अक्टूबर नवंबर का महीना था, बहुत बर्फ़ ऊपर पड़ गई थी, लेकिन काफ़ी ठंड थी, माइनस 3-4 डिग्री टेम्परेचर होगा। सो पूरी रात हमें रहा, सुबह हमने उसको नहीं माना तो फिर हमने फाइनली RL से वो घर रॉकेट लॉन्चर से उड़ा कर उसको ओके। सेकंड मिलिटेंट को भी मारा। सो वहाँ पर जान बच गई। ये मैंने कई बार देखा, जब भी मैं न्यूज़ में रहा और कई सारे ऑपरेशंस को मैंने कवर किया, उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि एट द एंड रॉकेट लॉन्चर से घर को उड़ा दिया जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये हम शुरुआत में क्यों नहीं करते हैं? हम 2 दिन 3 दिन का वेट क्यों करते हैं? क्योंकि Depend ये बहुत करता ईजी है, कोई भी क्योंकि- रिस्क नहीं है। क्योंकि देखिए आप एट द फर्स्ट इंस्टेंस आर्मी का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी टेररिस्ट से। वी गिव हिम चांस टू सरेंडर। ओके। इफ ही इज स्टिल होल्डिंग अप फाइटिंग, एंड डिपेंड भी करता है, आप घर ऐसे किसी का घर उड़ा नहीं सकते हैं, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आसपास 3-4 घर और हैं, Okay. आप कोई नोबडी वांट्स की साइड वाली प्रॉपर्टी कोलेटरल में हो जाए। जब वो नहीं होता, जब सारी चीज़ें कर ली जाती हैं, वो भी सरेंडर नहीं कर रहा, दे आर फायरिंग फ्रॉम इनसाइड, देन एज अ लास्ट रिजॉर्ट दैट हाउस इज टेकन डाउन। ये फर्स्ट पे सीधा जाकर ही घर उड़ाना इज नॉट एज पर द टीचिंग्स। यानी कि आप अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी की प्रॉपर्टी खराब होगी, गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी, लेकिन आप सोचिए कि आपके घर को, हमेशा एम वही रहता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट। अगर वो सरेंडर, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन सिक्योरिटी फोर्सेस आर ऑपरेटिंग मिलिटेंसी के लेवल पे तो कई बार सरेंडर हो जाते हाँ, हो हैं, जाता ब्रेन है। वॉश क्लियर किया जा सकता हाँ है। हाँ, तो वो अगर आ रहे हैं तो वाई अननेसेसरली ब्रेक अ हाउस। आर्मी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका कभी भी ये एम नहीं रहता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्रोटेक्टिंग योर ओन कंट्री। यानी ओन कंट्री में आपके ही देश के ही लोग हैं जिनकी आप Exactly. रक्षा कर रहे हो। सो आपका मैंडेट क्लियर है कि सिविलियंस को हार्म नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी को हार्म नहीं होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें, इसलिए फर्स्ट रिजॉर्ट पे घर नहीं उड़ाया जाता। ये थॉट प्रोसेस है, एंड आर्मी फॉलोज दिस रूल। देयर इज़ नो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इट्स अ लॉलेस काइंड ऑफ ऑपरेशन की कोई तैयारी नहीं जंग की के जा भी रही। कानून हाँ, होते नहीं, हैं। सबके कानून हैं, एंड ये तो वैसे भी काउंटर टेररिस्ट है और अपने लोग इन्वॉल्व हैं। सो इवन इफ मिलिटेंट गोज अवे, हमको पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई और मिलिटेंट का हथियार नहीं दिखा, उसने फायर करके निकल, सो बी इट। बट इनोसेंट सिविलियंस को मारना और अननेसेसरली प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, इस कभी भी फौज या सिक्योरिटी फोर्सेस का मैंडेट नहीं होता। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में। ओके। इसमें थोड़ा सा और मैं समझना चाहूँगा कि माइंडसेट के लेवल पर और मेंटल फिटनेस के लेवल पर, जब आप घर से दूर होते हैं, कई महीनों तक दूर होते हैं, जब आप ऑपरेशंस में 5-5 दिन 10-10 दिन क्लोजली, या तो हम मर जाएंगे या तो मार देंगे, वो माइंडसेट क्या होता है किसी को मारते वक्त? क्योंकि एक इंसान के लिए सेल्फ डिफेंस में ही भले ही अगर मैं किसी को मार रहा हूँ, बट फिर भी मेरे हाथ कांप जाएंगे। हालांकि आप लोगों की ट्रेनिंग होती है कि इस लेवल की ट्रेनिंग है कि आपको मारते हुए किसी को लगेगा नहीं, बट स्टिल जब आप किसी को मारते हैं तो वो होता है, एक देश की फीलिंग होती है कि तू देश के खिलाफ जा रहा था, तू देश के लोगों को मारना चाहता था। वो जो देश की भावना होती है, वो कितनी ज्यादा आपके अंदर होती है किसी को मारते हुए? क्या होता है आपके दिमाग में जिस वक्त आप किसी एनिमी को मार रहे हैं? देखिए, ज़्यादा सोचने का इसमें कोई टाइम नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जब आपके ऊपर फायर आता है तो या तो आप उसको फायर बैक करके इंगेज करते हैं, अपनी पोजीशन लेते हैं, तो देशभक्ति, माइंडसेट, वो सब उस मोमेंट के लिए थोड़ा साइड में रहता है। फर्स्ट इज टू न्यूट्रलाइज द टारगेट, दैट इज योर वर्क, दैट इज योर नॉर्मल Assignment. ह्यूमन रिएक्शन। और आपको मालूम है कि आप जिस काम के लिए गए हैं वहाँ पर गोलियाँ और जो थ्रेट है वो विल ऑलवेज बी देयर। यानी कि आपने वो प्रोफेशन चुना है। आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं, इतनी गवर्नमेंट ने आपको जहाज़ से कूदवा दिया, आपको इतनी टाइप की ट्रेनिंग दे दी, आपको सर्वाइवल सिखा दिया, आपको सब कुछ करा दिया, और आप जब मारने की बारी आई तो आप बोलो कि अभी मैं सोचूंगा कि मेरा माइंडसेट तेज करूंगा। माइंडसेट आपका तेज था, फर्स्ट स्टेप में ही आप लोगों से अलग थे जब आपने, क्योंकि आप तो वॉलंटियर है ना, आपने इस काम के लिए ज़बरदस्ती तो कोई आपको लेकर नहीं गया घर से कि भाई ये मार दो, आपको उठाया तो किसी ने नहीं। नोबडी, स्पेशल फोर्सेस और इंडियन आर्मी मेरे पास नहीं आई थी 99 2000 या 2001 में कि भाई अब शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर को हमको अफसर बनाना है। शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर गया था ना उधर, एग्जैक्टली।
तो मैंने वॉलंटियर किया। जब मैंने वॉलंटियर किया तो मैंने ये सब चीज़ें सोच ली थी कि मुझे मारना, अब आप डॉक्टर का प्रोफेशन है, छोटा एग्जाम्पल है, उसको ऑपरेशन थिएटर में बॉडी के यही अंदर करना हाथ डालना पड़ेगा, तो अब उसके हाथ कांपेंगे, तो अब ही इज वॉलंटियर्ड फॉर इट। जिनके इनिशियली कांपते आपके होंगे- साथ कभी ऐसा हुआ जब आपने ज्वाइन कर रहे थे आप, उस वक्त पर इनिशियल लेवल पर कभी आपके हाथ कांपे? नहीं, कभी नेवर नहीं। स्टार्टिंग से ही आप इतने मजबूत, कहते हैं मजबूत मैं- कलेजा है हमारा। हाँ, मेरे को मैंने आपको बताया, मेरे को सेटबैक, फेलियर्स, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को कोई चला गया, आ गया, ठीक है, दुख होता है। आई हैव लॉस्ट पीपल वेरी क्लोज टू मी इन कॉम्बैट। मैंने अपने बडी को खोया है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि रात में जिसके साथ आपने डिनर किया, सुबह आप एक ऑपरेशन पर जाते हैं, आपके बडी की आपके सामने डेथ हो जाती है, और वो भी जिसको आप मारने आए थे उसकी गोली से हो जाती है। एट दैट टाइम क्या फीलिंग आपके अंदर होती है? दुख होता है, गुस्सा होता है, गुस्सा होता है ज़्यादा, दुख तो है ही, और वो गुस्सा ज्यादा ब्रूटल तरीके से निकलता है एनिमी पर। निकलता है ब्रूटल तरीके। समटाइम ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसा लगता है कि यानी कि आप पूरे गांव को जलाओ यार। बहुत, जितने आप यंग हो और जितनी आप पहली बार देख रहे हो, सो आपका जो गुस्से का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर आप धीरे धीरे और कॉम्बैट देखते हो, और डेथ्स देखते हो, और ऑपरेशंस करते हो, और चीज़ें, फिर आपकी माइंड और बॉडी मैच्योर होना शुरू होता है। हाँ, फर्स्ट टाइम जब आप देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये गलत है। ये किसी के साथ भी होगा, बिकॉज जिसके साथ आपने खाना खाया है, जिसके साथ आप सोए हो, जिसके साथ आपने सारी चीज़ें शेयर की हैं, क्योंकि वो एक फैमिली जैसी हो जाती है वहां पर। वो फैमिली से बढ़ के होता है। आपके कज़न ब्रदर्स, आपके रियल ब्रदर्स, जब आप एक ठंडे से ऊपर पहाड़ में बर्फ़ में बैठे हुए हो, वो struggle कोई time। नहीं है, और वो बंदा आपके साथ है, आपके लिए कभी खाना आपके साथ खा रहा है, आप लोग, वो रहने वाला है महाराष्ट्र का, आप रहने वाले हो पंजाब के, कहीं से आपका कोई लिंक नहीं है वर्ल्ड में, लेकिन वो आदमी आपके साथ बैठा हुआ है, वो आपके साथ हर दुख देख रहा है। यानी जब आप डिफ़िकल्ट टाइम्स में हो, आप, यानी आपकी बॉडी को ठंड लग रही है, आप -8-10 डिग्री में 4 दिन से बैठे हो, And he is there for you. ही इज़ देयर फॉर यू, ही इज़ योर एवरीथिंग, ही ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट हिम। जब वो आदमी जाता है तो ऑब्वियसली दुख तो होता है। तो इसमें कोई मन करता है कि आप, कोई भी सामने आएगा आप उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दैट इज़ व्हाट इट इज़। फिर आपको थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे के बाद, जब आप ये पूरा सब कर के उसका फाइनल, उसकी चीज़ों को वापस करके आते हैं, भेजते हैं, 2-3 घंटे बाद फिर खबर आती है कि आपको जाना है, यानी कि मिलिटेंट्स उस घर में फिर से हैं, आप फिर निकल जाते हैं। कोई इसमें सोचने का भी टाइम नहीं मिलता दिमाग को। तो अगर आप नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल व्यूअर्स के लिए, अगर आप मेरे से, जैसे जो लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, जो दुख में इतना पागल हो जाते हैं, अपने Depression हो दिमाग जाता है। को काम पे लगा के रखिए, काम पे लगा के रखिए, अपना एक एम बना के रखिए। सेटबैक्स आते रहेंगे, वो ठीक है, लेकिन उस माइंडसेट को, उस चीज़ को देखिए। समय जो है, जो टाइम है, इट विल हील एवरीथिंग इन योर लाइफ। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी, इट इज़, मैं आपको ये एक as a- बुकिश लाइन तो है, बट यू आर बुकिश लाइन, मैं आपको बाय सच योर बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस। माई कोई भी जो चीज़, आपका हादसा है, जो 2003 में मेरे, या 2002 में जो मेरा बडी मरा था, आज 21 साल बाद मैं वो दिन याद करता हूँ। कैसे हुआ था वो? ऑपरेशन में हमारे, आपके normal, सामने? हाँ, मेरे सामने। उसके एक गोली बुलेट प्रूफ पटका में लगी थी, और 15-16 उसके चेस्ट पे लगी। एंड आई थिंक वो आपका इनिशियल ही टाइम चल रहा हाँ होगा। हाँ, 1-1.5 साल की, आपके- हाँ, बहुत बहुत यंग था मैं। हाँ, सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं उस दिन को आज भी रिमेंबर करता हूँ। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यू हैव टू। और वो काम करने के बाद, उसके बाद हमने कितने ऑपरेशंस किए जिसमें हमने मिलिटेंट्स मारे। तो हमने, मे बी जिस आदमी ने उसको मारा था उसको ना मार पाए हों, लेकिन उसके जो दूसरे लोग थे, किसी ने किसी को कहीं ना कहीं मारा होगा, मारा ही होगा। हाँ। सो पॉइंट ये है कि दुख को, और जो गम है, और जो आपकी लाइफ के इतने प्रॉब्लम्स जो लोग बताते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉब्लम उतनी बड़ी है नहीं। आप किसी उस इंसान से पूछिएगा प्रॉब्लम जिसने ग्राउंड से ऊपर उठा है।
फर्श से अर्श पर हाँ गया। बिल्कुल, जो नीचे से ऊपर उठा है। प्रॉब्लम्स बहुत हैं इस दुनिया में। सो कई बार ये देखना कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो उतनी बड़ी, जितनी आप उसको बनाकर चल रहे हैं वो उतनी इतनी बड़ी है नहीं। सो माइंडसेट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, माइंडसेट हमेशा से वैसा था। मैं कोई अपने मदर के पेट से मैं ब्रेव नहीं पैदा हुआ था। कुछ क्वालिटीज़ रही होंगी मेरे में वॉलंटियर करने की कुछ, लेकिन जो मैंने सर्विस की, मैंने कॉन्टैक्ट्स देखे, फायर फाइट देखी, अच्छा ये ऐसे मारता है, इधर करूँगा, हथियार को इस जगह पे रखूँगा, मेरा प्राइमरी वेपन अगर साइड में जाएगा, स्लिंग पे मैंने हथियार क्यों रखना है, क्योंकि मेरी बॉडी से वो कभी अलग नहीं होना चाहिए। तो मेरी पिस्टल का लोकेशन कहाँ पर होगा ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी निकाल सकूं अगर मेरा प्राइम। सो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। ये सब चीज़ें मैं, आई एम सेल्फ टॉट। मैं लाइफ में ये बोलता हूँ हमेशा, खुद के गुरु बनो। लोग डोंट गेट इम्प्रेस्ड विद कि वो क्या करता था। आप नीचे गिरो, एक्सपीरियंसेस आपको ज़्यादा सक्षम और बड़ा बनाएंगे। तो मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस किए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे फादर ने किए नहीं मालूम, वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में थे, मैं स्पेशल फोर्सेस में था। मेरी लाइफ अलग रही है। वो कभी एयरक्राफ्ट से जंप नहीं किया, उन्होंने लड़ाई देखी है, मैंने लड़ाई नहीं देखी। वो 1971 की लड़ाई में थे। उन्हें आप पर गर्व होता है? सॉरी, उन्हें आप पर गर्व होता है? कभी उन्होंने जाहिर किया इस बात को? होता है, पर उनकी 2019 में जब मैं अपनी यूनिट कमांड कर रहा था तब डेथ हो गई थी। बट ही वॉज प्राउड ऑफ मी एज अ सन। वो बोलते थे कि भाई अच्छा है। मैं जब मेरे को देखते थे ऑपरेशंस में, उनको अपने दिन याद आते होंगे। उनके टाइम में आर्मी वॉज लाइक, इतना इक्विपमेंट नहीं था, ठीक है, माने कम थी उस टाइम पे। लोगों को और हार्डशिप्स देखनी पड़ती होंगी। आप अपने दादाजी से पूछिए, आप अपने फादर से पूछिए, उन लोगों के दिल ज़्यादा बड़े थे। देवर नेवर इनटू लाइक सारी सहूलतें लाइफ की। 65 की जंग के बाद तो वैसे भी जिक्र शुरू हुआ कि हमें खुद को अपडेट करना है इस फील्ड में भी। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपना लेवल देखना है, आपको अपना काम देखना है, आपको अपने खुद ही सीखना है। अगर आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपका दिल टूटा है, या आप कहीं पर हारे हैं, या आपने IAS का पेपर दिया, आपका नहीं क्लियर हो, यू हैव टू मेक योर ओन अमेंड्स। मैं आपको राह दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि तुषार को क्या चाहिए। ये वाला एरिया पे पहुँचना है, यहाँ से जाना है, ये रास्ता है। उसमें शिवेंद्र तुषार की कोई मदद नहीं कर सकता। तुषार अपना एक्सपीरियंस बना सकता है और थोड़ा बहुत पढ़ के उसको थोड़ा अलाइन कर सकता है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। बहुत सारे मूवीज़ में हमने देखा है, बहुत सारी मूवीज़ आई, मूवीज़ का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन उन मूवीज़ में हमने देखा कि जो एक SF कमांडो होता है, वो रियल लाइफ के अंदर भी, जब वो अपनी फैमिली लाइफ में है या फिर जो मान लीजिए अपने घर पर आया हुआ है, वो कई जो आम लोगों की ज़िंदगी है उसमें इंडल्ज हो जाता है। ठीक है, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग का पार्ट उसके सामने आ गया और वो वहाँ पर ऐसे क्योंकि आपका रिएक्शन भी हमारे लिए एक हाइपर रिएक्शन होगा, है ना। अगर आप कोई एक छोटा सा भी मूवमेंट लेंगे तो हमारे लिए वो हाइपर मूवमेंट होगा। कभी ऐसा होता है, या आप लोग बहुत ज़रा मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि नहीं, हमें ये सिविलियन फाइट्स में नहीं आना, सिविलियन एरियाज में नहीं ज़रा इंडल्ज नहीं होना? अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे, मेरे को सिविलियंस फाइट में इंडल्ज होना ही नहीं है। वाई शुड आई गेट इन्वॉल्व? मेरे को यस, फिजिकल इंटरवेंशन मैं करूंगा, बट एज अ लास्ट रिजॉर्ट, जब कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचेगी। वाई शुड आई? वो आदमी ट्रेंड ही नहीं है उस चीज के लिए। वाई विल आई एग्जीक्यूट दोज ड्रिल्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड? मुझे पीस चाहिए। आई डोंट वांट टू फाइट एनीवन। That's the very big line you said. Yes, I कि want मुझे peace. पीस चाहिए। एक Absolutely. कमांडो जिसने पूरी जिंदगी ब्रूटल तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया हो, उसे पीस क्यों चाहिए? पीस इसलिए चाहिए क्योंकि मैं सिविलियन से डील कर रहा हूँ, मेरे अपने लोग हैं वो, दे आर माई कंट्रीमैन। मेरे को पीस वहां नहीं चाहिए था जहां पर मैं टेररिस्ट और पीपल हु आर ट्राइंग टू किल मी एंड इनोसेंट पीपल। वहां पर मुझे पीस नहीं चाहिए। यहाँ पर लोग अपने ही लोग हैं, इनके साथ मैं क्या अचीव करूँगा, आप मेरे को बताइए। सो द पॉइंट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। जो आपको जो लाइन है वो आपको खुद ही आपको बनानी है। आपको ये देखना है कि कहाँ पे आप वो वाला
ट्रेनिंग का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर आप उस कार्रवाई को करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, किस लेवल तक करेंगे, ठीक है। यू माइट नॉट रिक्वायर दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इन सिविल, जो आप माइंडसेट लेकर जाते हैं ऑपरेशंस के अंदर। एक फ्रेज कहा जाता है, बहादुरी और बेवकूफ़ी में बाल बराबर अंतर होता है। आप इस लाइन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब भी ऑपरेशंस हुए, खासतौर पर तब। आप कोई मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो मैंने पहले बताया था कि हर चीज़ बाय द बुक नहीं जा सकते। ये फ्रेजेस किसी ने बनाए हैं, ठीक है, लेकिन जब आपके सामने टेररिस्ट ने ग्रेनेड लॉब किया, ठीक है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन है जो भी आसपास हाथ में मेरा बडी आया उसको धक्का देकर नीचे करना, ठीक है। अब हम लोग उस हार्म्स वे में थे कि टेररिस्ट किस प्रकार ग्रेनेड फेंक रहा था, हम कहाँ पर थे, हमें उधर होना चाहिए था, इतने सारे क्वेश्चंस लेकर मैं वो काम करने, बहादुरी भी चाहिए, पागलपन भी चाहिए। अब मैं आपको 2.5 लाख रुपए देता हूँ, चले जाइए, आपको मैं देता हूँ कितने, 2-2.25 लाख मिलती होगी, कर्नल की तनख्वाह है, आपको पिट्ठू पहना देता हूँ, आप जहाज से कूद लो, कूद नहीं, लीजिए, कोई नहीं करेगा। कर लीजिए, मैं तो ओपन बोल रहा हूँ। आप 3 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 5 ले लो, 10 लाख ले लो, मैं आपको ले जाता हूँ जहाज में। कहते हैं ना कि जान बचे तो लाखों पाए। हाँ, अब आप इसको कहोगे कि बहादुरी है या फिर संकीपन है। अगर मेरे लिए वो मोड ऑफ इंसर्शन है, मेरे को वो काम करना है, मुझे वो मेरा वो रिक्वायरमेंट है, मेरे को दुश्मन के एरिया के अंदर जाने के लिए मेरे को एक ट्रेनिंग मिल रही है, तो अगर आप नॉर्मल आदमी से पूछोगे कि जहाज से कूदना है तो वो बोलेगा तो पागल है। एग्जैक्टली। मेरे से आप पूछोगे, मेरा मिशन पूरा करने के लिए एक माध्यम है, इट्स अ मीन्स ऑफ इंसर्शन फॉर मी, आई विल डू इट, और हर रोज करूंगा, दिन में 4 बार ही करूंगा। आप मेरे को पागल कहो चाहे जो मर्जी कहो, सो पॉइंट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। बहादुरी वो शायर वायर जिसने लिखी है वो ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो कॉम्बैट है जी, जो हार्डन्ड कॉम्बैट है जिसमें आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें मेलोड्रामा ज़्यादा नहीं है, उसमें ग्लैमर ज़्यादा नहीं है, इट इज़ नॉट ग्लैमरस। आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ आप करेंगे, कुछ आप नहीं करेंगे, कुछ आप जल्दी करेंगे, कुछ आप रुक के करेंगे, बट आपको करनी तो पड़ेंगी। सो दैट इज़ हाउ। पॉडकास्ट में जब से आप आए तब से आप बहुत सारे लोगों के हीरो बन गए। आपका हीरो कौन है? मेरा कोई हीरो नहीं है। आई यूज़ टू लाइक माई फादर, यानी मेरे आइडल थे जब मैं बचपन में था, ओके। बट वो बचपन तक थे। मैं आई डोंट हैव एनी हीरोज़, और मेरे को आई डोंट फाइंड एनी बडी, इतना कोई मैंने कोई देखा नहीं है कि बहुत ही दूसरे लेवल का आदमी। मेरे को आई डोंट हैव एनी रोल मॉडल्स इन माई लाइफ, आई डोंट हैव। ओके। इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी। यस, बट अगर आप इंडियन आर्मी में नहीं होते तो आप किस देश की आर्मी में जाना पसंद करते? देखिए, मैं इक्विपमेंट फ्रेंडली आदमी हूँ। Okay. मैंने अपनी लाइफ में 14-15 लाख का अपने जेब से इक्विपमेंट खरीदा है। Okay. मेरे को वेपन्स का बहुत शौक है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि किस आर्मी में जाना है, तो मैं यूएस आर्मी में जाना चाहूँगा। ओके। बिकॉज दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट, दैट काइंड ऑफ वेपन सिस्टम, क्या अलग होता है इंडियन वेपन, इंडियन के पास जो वेपन? क्वांटिटी ज़्यादा है। अच्छा, क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छा है। दे आर बट इंडिया भी ज्यादातर वेपन्स जो है वो इंपोर्ट ही कर रहा है, लाइक यूएस से या फिर रशिया से या इजराइल से। हम भी मेक इन इंडिया एंड हम भी अपना काम कर अब रहे हम हैं। सोच रहे हैं उस तरफ, हम नहीं कर रहे नहीं, हैं। वी आर डूइंग वेल। देखिए, अब हर चीज़ को हम यूएस से नहीं कंपेयर कर सकते। हम 1947 में आज़ाद हुए हैं, यूएस से 1776 का आज़ाद है। वो 250-300 साल को कवर करने के लिए हमें टाइम लगेगा। वी आर लाइक गोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन। उसमें सबका रोल है। उसमें सिर्फ जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, जी, वो उनके कहने से नहीं होगा, आपका और मेरा भी बिल्कुल पूरा योगदान। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, वी Devotion, विल हाँ। रीच, वी आर ग्रोइंग, बट इट विल टेक टाइम। हमको समय तो देना ही पड़ेगा ना। हमको क्विक फिक्स 2 मिनट्स वाला सिस्टम लाइफ में 2 मिनट मैगी नहीं है ये। नहीं हो सकता। कैसे होगा, आप मेरे को बताइए।
मेरे को इस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे एक रॉ यंग आदमी से एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव बनने के लिए सालों साल लग गए। एंड आप इधर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वेपन टेक्नोलॉजी सिस्टम हम 2 मिनट में बना लें, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। वी आर ऑन द राइट पाथ, हमारे देश में कोई कमी नहीं है। वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स, एवरी नेशन हैज़ इट। ये मैं बात इसलिए बोलता हूँ कि मैं दुनिया घूमा हूँ, मैं लंदन में रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, मैंने दूसरे देशों के साथ मैंने चीज़ें देखी हैं। वी आर डूइंग वेल, हमारा देश अच्छा है। आप मेरे से पूछोगे, और जिसने अपने देश के लिए काम किया हो, मैं तो खैर अपने देश को कभी बुरा बोलूंगा ही नहीं। जी, तो बिल्कुल। मेरे लिए आप पूछोगे कि बेस्ट आर्मी कौन That's सी है why- वर्ल्ड में, नहीं, तो मैं बोलूंगा इंडियन आर्मी बेस्ट है। हाँ। कौन सी सबसे तगड़ी इंडिया के स्पेशल बाद मैं तो फोर्सेस सेकंड है? नंबर की पोजीशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो स्पेशल फोर्सेस हमारी सबसे बेस्ट है, माइंडसेट में हमने देखा है। हाँ। इक्विपमेंट ये वाइज कहा भी जाता है कि इंडिया के अंदर जो जज्बा है वो कहीं नहीं है। नहीं, ठीक है, वो अपने देश के लिए तो होना ही चाहिए। सो मेरा पॉइंट है कि इक्विपमेंट वाइज जैसे आपने बोला था, दे आर बेटर देन अस। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इजराइलीज फोर्सेस? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इजरायली फोर्सेस ने बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस दी जब वो गाजा और हमास वाला इजराइल, issues हुआ। देखिए, इजराइल इज अ कंट्री जिसका सर्वाइवल डिपेंड करता है लड़ने पे, कॉम्बैट। कॉम्बैट पे। अगर वो देश लड़ेगा नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे जो भी है। सिंपल सा लॉजिक है, व्हेन इट इज द मैटर ऑफ योर सर्वाइवल, जब आपकी जान पे बनी है ना, तो आप सब करोगे। सो देयर माइंडसेट इज लाइक दैट। वी आर नॉट अ कंट्री विच इज इन दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। हमारे को उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वैसा प्रोग्राम, यानी वो सब चीज़ें लॉन्च करने की। जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम करते हैं, और यहाँ पर ओहदेदार हैं, यहाँ पर देयर आर पीपल हु आर वर्किंग। पर हाल फिलहाल में इसराइल ने जिस तरीके से कहते हैं कि वहाँ मोसाद के बारे में कहा जाता है जैसे, और इसराइल के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत, मतलब उनके जो इंटेलिजेंस है, उनका जो एक स्पाई करने का तरीका है, वो बहुत अल्ट्रा तरीके से है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। डू यू थिंक ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी डिफेंस फोर्सेस के लिए? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आप इसराइल को हम लोग इतना धुरंधर मान रहे हैं, हमारा भी तो देश चल रहा है। आपने 26/11 के नियरली 90% लोगों को जो थे जी, 1995 आई वुड से एलिमिनेट कर ही दिया है। एग्जैक्टली। किसी को मस्जिद के बाहर मार दिया, किसी को कुछ, तो कोई लोग तो कहीं पे काम कर ही रहे हैं। देयर आर फोर्सेज इन इंडिया ऑल्सो विच आर वर्किंग। हम ये नहीं कह सकते इसराइल को रोल मॉडल, ठीक है, इसराइल माइट बी डूइंग, मोसाद ने किया होगा, उससे हाउ डज द इंडिया की कैपेबिलिटी गेट्स लेस? टेक पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, अपने देश में कीजिए। एंड वी आर अ कंट्री विच इज़, कोई हमारे को, यानी कि आई डोंट फाइंड कि वी आर लेस देन होंगे, हमें नहीं पता लगता आमने सामने की। मैं आर्म्ड फोर्सेस में रहा हूँ, मैं स्पेशल फोर्सेस में रहा हूँ, मैंने उनकी स्पेशल फोर्सेस देखी है वर्ल्ड की सारी। ठीक है, कोई ऐसा कोई नहीं था कि बहुत ही कुछ अलग कर दिया। इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग मैंने बता दी कि अच्छी है। हम लोग इंडिया के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग अफगानिस्तान, सीरिया, उसके बाद इराक सबकी में देश लड़ काल रहे हैं। परिस्थिति अलग है। Obviously, when they are fighting outside, their profile has to be like that. आप इंडियन आर्मी को बोलो यहाँ से अफगानिस्तान लड़ाई करने जाए, तो वो हम लोग वैसी तैयारी करेंगे। सो दैट्स अबाउट इट। बाकी मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारा डिस्टर्बेंस अभी देखने को मिला बीते कई सालों के अंदर। बीच बीच में ये जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में जब वॉर शुरू हुई, तो भी ये कहा गया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बन सकती है, बार बार इसका जिक्र होता है, हर साल इसका जिक्र होता है। डू यू थिंक वी आर प्रिपेयर्ड? इंडिया बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी के लेवल पर हो या इक्विपमेंट्स के लेवल पर हो, हम प्रिपेयर हैं कि अगर कल को थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो हम वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड। व्हाई पीपल से कि आपके पास क्वांटिटी नहीं है इक्विपमेंट्स की, यू डोंट हैव सो मच, मतलब अभी हम कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, वी आर नॉट एट दैट लेवल। नहीं, who says that? मेरे को तो मालूम नहीं कि कौन बोलता है ऐसी बातें। क्या आर्मी वाले बोलते हैं, या जिन्होंने हथियार उठाया, जिन्होंने काम किया है, वो जो ये लोग बात कर रहे हैं कि वी आर नॉट कैपेबल, हैव दे सर्व्ड इन द आर्मी? हैव दे सीन द स्टैंडर्ड ऑफ द आर्मी और इंडियन नेवी? कंपेयर कि भाई चाइना के पास इतने जेट्स हैं या इतने सारी अरे तो आर्टिलरीज हैं, हमारे पास इतनी नहीं है। मेरा पॉइंट एक है, रशिया ने
यूक्रेन की लड़ाई 10 दिन में खत्म करनी थी, जी। आज 3 साल तो हो गए। पॉइंट। तो आज अगर तक कीव में चाइना नहीं के घुस पा पास रहे हैं इतने जेट हैं, उतने हैं, तो हमारे पास क्या कुछ भी नहीं है? इतना बड़ा देश, आई कैन वाउच फॉर इट कि कैसे, यानी कैसे चाइना, ठीक है लड़ाई है, हमारा नुकसान होगा तो उनका भी नुकसान होगा। आपने क्या, हमने क्या चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई हैं आप, यानी कि जो स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, जो ये बातें करते भी हैं, 90% ऑफ देम हैव नॉट सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेज ओनली। आप स्ट्रेटजी की बात करते हो, कभी रहो ना J&K में अंदर घुस के एक आधे किसी मिलिटेंट को मारो, फिर स्ट्रेटजी की बात करना जब आप ऑपरेशंस में रहे हो। पॉइंट है। हाँ, टेल मी एनी वेटरन और कोई सीनियर ऑफिसर, चाहे वो इंडियन आर्मी का है, चाहे एयरफोर्स का है, चाहे नेवी का है, चाहे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, वो ये बोलता है कि हम लोग ये ऐसे हैं। चाइना ठीक है, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, दैट्स व्हाट इट इज़। अच्छा, जब आप किसी भी, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो पाकिस्तान से ही हमारी तरफ आते हैं, हाँ जी, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आपकी फीलिंग क्या होती है? इंडिया क्या आप जीतना क्रिकेट को चाहिए। क्रिकेट नहीं तब इंडिया तो जीतना ही चाहिए, बट फिर भी वो एक आता है, एक अंदर से वो गुस्सा Obviously। आता है कि ये पाकिस्तान है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, देखिए, दैट्स अब तो ओके। आजकल की, जब मैं यंग था तब तो पाकिस्तान कुछ फोर्स थी क्रिकेट में, आजकल तो इंडिया हरा ही रहा है लगातार। तो Exactly। मेरे ख्याल से आई वुड से ज़्यादा गुस्सा मुझे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारने से आता है, रादर देन पाकिस्तान को मैं थ्रेट नहीं मानता हूँ आजकल क्रिकेट में भी। आर्मी में तो मैं वैसे ही नहीं मानता था कभी, ठीक है, आई डोंट कंसिडर पाकिस्तान अ थ्रेट टू इंडिया। क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड थोड़ी टीम्स हैं जो हमारे लिए, पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट टू इंडियन क्रिकेट टीम एज ऑफ नाउ। मेरे को नहीं लगता आगे विद दिस काइंड ऑफ टैलेंट विच इंडियन टीम हैज राइट नाउ, एग्जैक्टली। पाकिस्तान इज नॉट, पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास नहीं है, वेयर विद ऑल नहीं है। आपके पास प्लेयर्स, आपकी जनरेशन्स तैयार बैठी हैं, दे आर people who are like youngsters who are playing the game are like very good. We have bench strength जिसको कहते हैं। लड़ाई में रिजर्व्स की जो बात होती है ना, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ पर आपको सेटबैक मिलता है वहाँ पर आप रिजर्व्स डालते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो इंडिया के पास रिजर्व स्ट्रेंथ है। सो पाकिस्तान जीतना तो इंडिया ही चाहिए, गुस्सा वही पाकिस्तान का और ये सब वो रहता है। बट आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बड़ा कंटेंडर लगता है फॉर इंडियाज काइंड ऑफ डोमिनेंस इन क्रिकेट रादर देन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट टू अस। हाँ, 15-20 साल पहले जब वसीम अकरम, वकार यूनस वगैरह जब हाँ, खेलते वो थे, तो दौर ही अलग था। तब माहौल अलग रहता तब था। इंडिया पाकिस्तान के मैच का मजा पाकिस्तान आता का था। मैच होता। आजकल Exactly। इंडिया वन साइडेड अब होता है, बट वो एक भावना रह गई है यानी कि कि इंडिया हाँ, पाकिस्तान का मैच है, बस हाँ, इतनी रह गई इतनी है। रह गई है। हाँ। हाँ, बस अब उसमें वो होता था talent नहीं लास्ट है। बॉल तक मैच चलता वो था, मैच चलते थे। सचिन हाँ, तेंदुलकर होते सचिन थे, तेंदुलकर, उधर- अजय जडेजा, हाँ, कमल दैट की का दौड़ था। वसीम अकरम, हाँ। आमिर सोहेल, हाँ, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, शोएब यानी अख्तर, वो- सचिन यानी तेंदुलकर वो- गया। हाँ, वो लेवल का अब थ्रेट नहीं है। मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान अब थ्रेट है, ऑस्ट्रेलिया इज अ थ्रेट। हाँ, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑब्वियसली इंडिया शुड विन। ओके। अब मैं लास्ट सेगमेंट पर आ रहा हूँ इस पॉडकास्ट के, जो कि मैं थोड़ा कश्मीर पर बात करना चाहता हूँ। कश्मीर जिस वक्त पर आप वहां पर थे, एक बड़ा ही अलग जोन में था, ठीक है। आज बहुत अलग जोन में आ चुका है, बहुत सारे वहां पर चीजें हुई, बहुत सारे इंप्लीमेंटेशंस हुए। अब आज के सिनेरियो में कश्मीर, क्योंकि आपके बहुत सारे सोर्सेज होंगे जो आपको इन्फॉर्मेशन देते होंगे, क्या है कश्मीर, क्या सेफ है अब कश्मीर? 100% सेफ है। जिन लोग, देखिए लेवल ऑफ मिलिटेंसी, जिन लोगों ने मेरे ख्याल से 90 के दशक से 2004-5 तक मिलिटेंसी देखी है, उसमें मैंने भी 1-2 साल 2002 से 5 तक देखी है, वो वाली मिलिटेंसी तो खैर है ही नहीं, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि जो वो लेवल था मिलिटेंसी का, वो वापस आने ही नहीं दिया। और इसके लिए पूरा क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस विच इंक्लूड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस, एवरीवन, इंडियन आर्मी, हुसोएवर द सिक्योरिटी मैट्रेस, स्टेट्स इंटेलिजेंस सर्विसेज जितनी भी हैं। तो ये तो आप भूल जाइए कि वो सबके लिए सेफ है। ठीक है, कई जगह पे रिवाइव होने की कोशिश की जाती है मिलिटेंसी, पर आप सोच रहे हैं कि वैसा वाला लेवल आ जाएगा कि आप, मैं रात को सो रहा हूँ और पीछे गोली हमेशा चल ही रही है, हाँ।
वो वाला कभी नहीं आएगा. रीजन बिहाइंड दैट? Reason behind that, the amount of supremacy security forces have, ओके, सेंटर की तरफ से मैं उसी सपोर्ट. पॉइंट पर आ रहा था कि अब Obviously. लगभग 10 साल पहले जब मोदी गवर्नमेंट आई देश में, ये कहा गया कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस को खुला हाथ दे दिया गया है. क्या उससे पहले खुला हाथ नहीं था? देखिए क्योंकि उस खुला time पर आप- हाथ था कि नहीं था, हमने जिस फोर्स में मैं था, हमारे के लिए कभी भी मनाही नहीं थी. क्योंकि आप तो ऑपरेशन पे जा ही रहे मैंडेट, हैं. हाँ, आपका मैंडेट क्लियर था, टेररिस्ट को एलिमिनेट करना, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, क्लियर मैंडेट है, कोई इसमें डाउट नहीं है. वो आज भी वही फॉलो हो रहा है. यस, बिकॉज सेंटर में एक ही पार्टी है, ऑब्वियसली वो फौज में क्या, वो सिक्योरिटी में क्या, वो हर जगह डिसीजंस वैसे लेगी. आप फाइनेंशियल डिसीजंस देख लीजिए, फौज के लिए मजबूत Demonetization- गवर्नमेंट जरूरी है. ऑब्वियसली. तो जब आपको एक ही पार्टी, जिसमें ज्यादा, मैं गठबंधन जिसको आप कहते हो, वो नहीं है, वो एक फौज ने वैसे भी काम करना है, ऑब्वियसली दे हैड गिवन अस द सपोर्ट. फौज का सपोर्ट को, और मैं एक बात बताऊंगा, फौज को सपोर्ट हमेशा से ही रहा है. जो आप जैसे लोग हैं, मैं आज भी लोगों, पहले तो मैं इतना मिलता नहीं था लोगों से जी. अब तो मैं मिलता हूं. आई गो टेक मोटिवेट. वॉट वी डू, जो हमने किया है, अगर आप लोगों की सपोर्ट ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते. मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहता हूं कि जितना लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, द वे पीपल हैव सपोर्टेड द फोर्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज व्हाट फोर्सेस. मैं वो जो 10 दिन बैठा हूं, 15 दिन बैठा हूं, या 12 दिन बैठा हूं, या मैंने मिलिटेंट्स मारे हैं, जो मैंने जो भी काम किया है एयरक्राफ्ट, वो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है. वी आर फाइटिंग फॉर अ कॉज बिकॉज पीपल आर सपोर्टिंग अस, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस, एवरीबडी इज सपोर्टिंग अस. हम कोई अलग ही, कोई अपने आप में कुछ नहीं है. ठीक है, हम काम करते हैं वो जो काम करना है, बट इट इज बिकॉज ऑफ द, सो जो लेवल मिलिटेंसी के पहले थे वो कभी नहीं है. अभी पीछे कुछ महीनों के अंदर वहां पर टारगेट किलिंग्स बढ़ी हाँ. हैं, कुछ अटैक्स भी हुए हैं. देखिए, जो मिलिटेंसी है, आप इसका ट्रेंड आप वर्ल्ड ओवर देखिए. एक फेज आता है जब ये बहुत हाई जाती है, फिर नीचे आती है, डॉर्मेंट रहती है, फिर बीच बीच में छिटपुट घटनाएं होती हैं. घटनाएं होती रहती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि लॉस ऑफ लाइफ, यानी सिविलियंस की डेथ या सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल की डेथ इज अ बैड, इज गुड. मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट देखिए सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें कुछ ना कुछ जो आई वुड से एंटी स्टेट और जो हमारी गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने वाली फोर्सेस हैं, इट हैपन्स. अभी इलेक्शन करवा दिए हैं, गवर्नमेंट है, सब कुछ सपोर्ट चल रहा है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो फॉलो हो रहा है. सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग. आप ये बोलेंगे कि मेरे से कोई पूछेगा कि, मेरे से मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार हम जा सकते हैं J&K, मैंने जाओ घूम के आओ. एग्जैक्टली कुछ दिन पहले मुझसे भी किसी ने पूछा, तभी मैंने आपसे पूछा. हाँ, अभी. जाइए, बेझिझक होके जाइए. ठीक है. अब टेररिस्ट अटैक तो दिल्ली में भी हो सकता है, बिल्कुल. ठीक है, और वो तो कहीं भी जो हो सकता है. मरना और We don't जीना know. है वो ऊपर वाले के हाथ में है. ठीक कहते हैं है, ना, जन्म मृत्यु लाभ हानि यश अपयश, ये सब मेरे ऑब्वियसली. हाथ. सो मेरे हिसाब से उतना थ्रेट नहीं है. ठीक है, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं कुछ, दैट इज, आई एम सॉरी फॉर दैट, यानी कि मेरे को दुख होता है, बट इट इज नॉट दैट लेवल कि आप सब कुछ बंद बंद करके बैठ जाओ. ऐसा अच्छा, एक चीज है जिस पर बहुत बात की जाती है कश्मीर में कि अफस्पा हटाओ. नहीं, अफस्पा हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, इसकी कितनी जरूरत वहां पर है? देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अफस्पा को हटाने का जो निर्णय लिया जाता है वो सेंटर या फिर पॉलिटिकल डिसीजन है. एग्जैक्टली. कश्मीर मिलिटेंसी पर से इज अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही उसका अंत होगा. मिलिट्री इज वन ऑफ द मीन्स टू इन्फोर्स नेशनल विल. बॉर्डर स्टेट है, फौज तो कभी बाहर निकलेगी नहीं वहां से. पंजाब से नहीं निकलती, राजस्थान से नहीं निकलती, फौज कहाँ जाती है? या बीएसएफ है या फौज ने भी अपने डिफेंसेस. सो इट इज अ बॉर्डर स्टेट. हाँ, हिंटरलैंड से थोड़ी निकाल दी ऊपर नीचे, अगर सिचुएशन इंप्रूव. आफ्सपा टिल द टाइम आर्मी इज डिप्लॉयड इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, मेरे हिसाब से दैट काइंड ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड विद द आर्मी. ओके. इज रिक्वायर्ड. बाकी आप कहें कि फौज ब्रूटल
ह्यूमन राइट्स वायलेशन या सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसा काम करती हैं, ऐसा होता नहीं। मैंने अपने 20.5 साल में की सर्विस में, जिसमें मैंने 12-13 साल J&K में ही काटे, मैं कहीं और ऑपरेशंस नहीं लड़े हैं। आई हैव नॉट सीन दैट थिंग हैपनिंग। आर्मी डजंट गेट इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे इंस्टेंसेस रहे होंगे जहाँ पर हमको हथियार एक आदमी पे नहीं नजर आया, हमने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट जाकर कि ये मिलिटेंट है नहीं है, जाने दो। ओके, सो दैट इज व्हाट। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अग्निवीर योजना एक शुरू हुई, उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, लोग बहुत बोलते हैं कि गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन तो मेरे पे ग्रेड के ही बाहर है, ठीक है। सरकार ने डिसीजन लिया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ्स ने उसको एंडोर्स किया, जो भी सरकार ने प्रपोजल रखा, फौज ने उसको, वो उस लेवल पे जिन्होंने सोचा है कि वो ठीक है तो ठीक है। अगर आपको बट डू यू थिंक कि एक 20 साल का लड़का जो है वो ट्रेनिंग ले? क्योंकि मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि उस लेवल पर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, देश की भावना मन में आनी चाहिए, लेकिन उसमें जिससे आगे सर्व अच्छा कर एक ही पाएंगे। point मेरा जो है इस पूरे उसमें, दो चीजें देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर जगह बोलता हूँ। इफ पॉसिबल पेंशन मत हटाइए। सेकेंडली, जो 4-5 साल के बाद आप जो बंदा फौज छोड़ के आ रहा, बिकॉज ही इज यंग जी, उसकी कहीं ना कहीं उसको नौकरी जरूर दीजिए। मे बी लेटरल एब्जॉर्प्शन इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, क्योंकि 25 साल की उम्र में उसे कहाँ नौकरी मिलेगी फिर? ऑब्वियसली। सो वो वाले 2 क्लॉजेज आप रखिए, बाकी ठीक बाकी है, सब अच्छा है। बाकी ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। क्या चलिए, करें? थैंक यू, आप आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ आए। बस मैं चाहूंगा कि एक क्लोजिंग कमेंट के तौर पर आप उन बच्चों को जो डिफेंस में आना चाहते हैं, अभी अर्ली एजेस में 15, 16, 17 साल की उम्र है, आप क्या बोलेंगे उन्हें? एस्पायरेंट्स को मैं ये बोलूँगा कि इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है। यानी कि अपने खूब मेहनत कीजिए। मेरे को फौज में कोई गलती कहीं से लगी नहीं आज तक, मेरे को बहुत अच्छी नौकरी लगी। मैंने अपना जो ड्रीम देखा था, मेरे को उसमें उससे ज़्यादा ही मिला है, चाहे वो रिकग्निशन है, चाहे वो काम करने का तरीका है। सो अगर आपने डिसाइड किया है आर्मी के लिए, अलाउंसेस, मॉनेटरी और वो सब चीज़ों को, हर चीज़ को मत कंपेयर कीजिए कि जी। पैसा कम है सिविल से, उसमें ये है हार्डशिप। आप वो लाइफ चुन रहे हैं, अपने तरफ से खूब मेहनत कीजिए। देश की सेवा जो करने का मौका है वो चुनिंदा और खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, ये मेरा मानना है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको सेटबैक या फेलियर्स आते भी हैं लाइफ में, तो ट्राई कीजिए। बाय चांस अगर आप फौज नहीं ज्वाइन कर पाते, तो आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। अच्छा इंसान ये नहीं है कि सभी हथियार उठाकर बॉर्डर को डिफेंड करके आप अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप कोई किसी गलत कार्रवाई में नहीं है, तो आप आप नेशन सड़क पर बिल्डिंग कूड़ा नहीं फेंक रहे हैं, तभी आप तभी भी country आप को serve कर कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ, आप तभी भी इस देश को तो ग्रेट बना ही रहे हो। सो स्पेशली फॉर एस्पायरेंट्स, खूब दबा के मेहनत करो, आर्मी ज्वाइन कीजिए, सर्व इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। थैंक यू, थैंक यू आप आए, तुषार। और मैं चाहूंगा आप भविष्य में फिर से आए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो मेरे पास रह गए हैं। हाँ जी, तो डिजिटल जॉकी और आप बहुत तरक्की करें। थैंक यू। और मे भी आपका पॉडकास्ट, मैं हर पॉडकास्ट चैनल को बोलता हूँ कि जो करते हैं कि आपका पॉडकास्ट इस दुनिया का सबसे नंबर 1 पॉडकास्ट बने। थैंक यू। और आप पॉजिटिविटी, देशभक्ति और वो मैसेज दें व्यूअर्स को जो कि उनको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करे। उनको और देश को महान बनाता रहे। एब्सोल्युटली। थैंक यू।